हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। तो हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा का चयन किए हैं, जो कि आप सबको बताने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा क्या होता है, तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। तो संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कैसा शब्द है, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संज्ञा कैसा शब्द है, यह कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस सभी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे और आशा करेंगे कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो इस टॉपिक से आपको जरूर मिल जाए, आशा यही करेंगे। तो देखते हैं कि संज्ञा कैसा शब्द है। तो संज्ञा जो है वह एक विकारी शब्द है, तो इसको हम व्यय शब्द भी कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द होते क्या हैं, तो हम जानेंगे कि विकारी शब्द होते क्या हैं। तो विकारी शब्द वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के कारण जिसमें परिवर्तन हो जाए, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के कारण परिवर्तन हो जाए, तो वह जो है संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए देखिए परिवर्तन। तो परिवर्तन किस किस के कारण होते हैं, हम देखेंगे कि परिवर्तन जो है इसमें लिंग, वचन और कारण के कारण होते हैं। संज्ञा में परिवर्तन जो है वह लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। तो देखेंगे कि संज्ञा का मूल अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का मूल अर्थ जो है वह नाम होता है। संज्ञा को उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संज्ञा की उत्पत्ति। तो संज्ञा को जो है मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया है। मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया है। यदि कुल पूछे तो पांच। एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछे संज्ञा को कितने मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। यदि पूछे संज्ञा को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो संज्ञा को कुल पांच भागों में बांटा गया है। संज्ञा को कुल पांच भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा और तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को ही हम दो भागों में बांटे हैं। जातिवाचक संज्ञा को ही हम दो भागों में बांटे हैं। मुख्य रूप से जो है वो तीन होते हैं और कुल संख्या इनकी पांच होती है। कुल संख्या पांच होती है। और एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि रचना या सजावट के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। यह बहुत कम ही लोग बताते होंगे कि संज्ञा को रचना या बनावट या सजावट के आधार पर भी बांटा गया है। तो यह सजावट और बनावट के आधार पर इसको हम तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा को बनावट या रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको तीन भागों में बांटा गया, पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। तो आइए देखते हैं कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं। तो रूढ़ वे शब्द होते हैं जिसका हम खंडन ना कर सके, यानी कि जिसको हम तोड़ने पर उसका मूल अर्थ दोनों का ना निकले, वह जो है रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक ऐसा शब्द है जिसको तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकलता है। जैसे रसोई का घर, इसको अगर तोड़ेंगे तो रसोई का घर, इसका दोनों का मूल अर्थ निकलता है। तो यह यौगिक शब्द होता है। हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि जो जिसमें संधि हो जाए, संधि करने पे टूटे, वह जो है यौगिक होता है, और जो न टूटे वह जो है रूढ़ होता है। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसको हम पढ़ने पर अलग अर्थ निकले, पढ़े कुछ और अर्थ अलग निकले। जैसे चक्रपाणी, यानी कि चक्र को धारण करने वाला,
ये अलग अर्थ निकल रहा है। इसको हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि समास, यानी समास के जो शब्द होते हैं वह योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि संज्ञा बनावट रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा बनावट रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम अब एक एक को देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है यानी कि जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि हिमालय, हिमालय, दीपावली, रामचरित, गंगा, प्रयागराज, कामधेनु, राम, भारत, सोमवार, जिसके जैसा कोई ना हो, अर्थात हिमालय सिर्फ हिमालय ही है, एक पर्वत ही, मतलब हिमालय एक हिमालय है, दूसरा हिमालय उसके जैसा कोई नहीं है। दीपावली एक त्यौहार है तो दीपावली एक ही है, दूसरी दीपावली नहीं है, एक त्यौहार है। गंगा जो है गंगा का नाम है तो वह गंगा भी नाम चेंज नहीं, दूसरी जैसा कोई नहीं है। तो इसका एकदम परिभाषा होता है कि जिसके जैसा कोई ना हो, तो वहां पे हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। देखते हैं अगली संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा होते क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा वे होते हैं जिसके जैसे अनेक हों, जिसके जैसे यानी बहुत से लोग हों, वहां पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि पहाड़, तो पहाड़ बहुत सारे पहाड़ होते हैं। त्योहार, त्योहार बहुत सारे होते हैं, दीपावली, होली। देश, तो देश बहुत से हैं, इंडिया, चीन, पाकिस्तान। और पुस्तक, पुस्तकें भी कई होती हैं। यदि पर्सनल एक पुस्तक का नाम लिख दिया जाए हिंदी, तो वह जो है हमेशा व्यक्तिवाचक में पहुंच जाए, क्योंकि वह हिंदी एक ही पुस्तक है। पुस्तक तो पुस्तक के अंतर्गत बहुत आते हैं, पुस्तकें बहुत होती हैं। और नदी, नदी भी एक व्यक्तिवाचक है। यही अगर पर्सनल किसी नाम से लिया जाए, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, तो वहां पे व्यक्तिवाचक होगा। बाजार, तो बाजार बहुत होते हैं। यदि पर्सनल किसी बाजार का नाम या जिले का नाम पर्सनल ले लिया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक होगा। और नहीं, यहाँ पे बाजार बहुत होते हैं तो यहाँ पे जातिवाचक होगा। जैसे व्यक्ति, गरीब, व्यक्ति भी कई होते हैं। अगर पर्सनल किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वहां पे व्यक्तिवाचक होगा, और यदि नहीं जाए तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा। तो हमने अभी आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कि समूहवाचक और दूसरा जो है वो द्रव्यवाचक। जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो देखते हैं समूहवाचक संज्ञा होते क्या है। तो जहां पर समूह या उद्देश्य निर्धारित हो वहां पर हमेशा समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि दाल, कक्षा, दाल जो है वो अधिक संख्या में होते हैं इसलिए इसे समूहवाचक होता है। यहाँ पर कक्षा में भी समूहवाचक है। भीड़ और बाजार, मेला, सोना, टोली भी यह समूहवाचक है। टोली में क्योंकि बहुत संख्या में होते हैं इसलिए समूहवाचक है। मंडल भी कई लोगों का, समिति भी कई लोगों का होता है, झुंड भी कई लोगों का होता है, इसलिए यह समूहवाचक है। अगला है द्रव्यवाचक। अगला है द्रव्यवाचक। इसको हम पदार्थवाचक के भी नाम से जानते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है जिसे हम नाप तोल या माप सकें। जिस किसी को भी हम नाप तोल माप सके वह द्रव्यवाचक हो सकता है, और जो गिन सके वह हमेशा समूहवाचक होता है, वह हमेशा समूहवाचक होता है। जैसे लकड़ी, तांबा, लोहा, दूध, इसको दूध को हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप ही तोल सकते हैं। लोहा, पानी, तेजाब, शराब, प्लास्टिक, सोना, ये सभी जो है वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। सबसे लास्ट तीसरा देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जिसको छुआ ना जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके, देखा भी ना जा सके, वह भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि मित्रता, मोटापा, सत्यता,
अनुभव, ये सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं आगे। देखते हैं भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। यह भी हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूरी है जानना भी आप सबको, क्योंकि हर एग्जाम में यह पूछा जाने वाला है कि भाववाचक संज्ञा को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो हम भाववाचक संज्ञा को मुख्य रूप से 5 प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए एक एक को हम देखते हैं। पहला है जाति। तो जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं उसको हम भाववाचक बना सकते हैं, जैसे कि लड़का। लड़का जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इस पे हम पन जोड़ के जो है वो भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे कि लड़कपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, मोटा का मोटापा। अगला है सर्वनाम। हम सर्वनाम के माध्यम से भी भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं, जैसे कि मम, मम से ममता, अपना, अपना से अपनापन। और अगला है कि विशेषण। विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। तो अगला है विशेषण। विशेषण जैसे कि हरा, मीठा, तो हरा से बनेगा हरियाली और मीठा से बनेगा मिठास। अगला है क्रिया। तो क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे कि लिखना एक प्रकार से क्रिया है, तो लिखने को लिखावट। और अव्यय से भी हम भाववाचक बना सकते हैं, जैसे अव्यय है दूर, तो दूर से भाव में कन्वर्ट करने के लिए दूरी। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।